नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक के बाद कई मंत्रियों ने मीडिया को अपने बयान दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार राज्य को विकसित और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की हालिया दुर्घटना को बेहद दुखद बताया और कहा है कि पूरा देश इस घटना से स्तंभ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीड़ित परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान को घटिया और खिलौना बयान करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के विषय में भी कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार का नहीं। इसके अलावा कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिनमें शिक्षकों को बड़ी सौगात, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान, नोएडा एयरपोर्ट विस्तार और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पुनर्विकास नीति 2026 शामिल है। आज श्री अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन को लेकर के शोक प्रस्ताव आया और पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल इस दुख की घड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के परिवार के साथ है, पवार साहब के परिवार के साथ है और कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इससे बहुत ही दुखी है और इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश सरकार स्वर्गीय श्री पवार साहब के परिवार के साथ है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दें और इस अपूर्णीय क्षति को सहने की ताकत उनके अनुयायियों में, उनके समर्थकों को, उनके परिवारजनों को दें। मुझे लगता है इस प्रकार की दुखद घटना में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे जो शिक्षा विभाग से खास तौर पे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा से जुड़े हमारे जो कर्मचारी गण हैं, उनको कैशलेस स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करने जा रही है और निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। आज की कैबिनेट में 32 विषयों पर चर्चा की गई। एकाध दो विषय पुनर्विचार के लिए वापस किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अलग से उसका प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, फिर अगले कैबिनेट में विषय आएगा। बाकी 30 प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है और सभी राजस्व से जुड़े, नगर विकास से जुड़े, आवास विकास से जुड़े बड़ी सार्थक चर्चा आज की कैबिनेट में हुई। और आप सब लोग अवगत हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठती है तो उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलती है। उत्तर प्रदेश का विकास और तेजी से आगे बढ़ता है। आने वाले 9 फरवरी से सदन भी शुरू होने जा रहा है। 9 से लेकर 20 तक अभी प्रस्तावित है। 9 से 20 चलेगा सर? तो इसमें माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण भी है, बजट भी है, तो सदन भी आने जा रहा है। आप सब लोग उसमें शामिल ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है अजीत पवार जी की मौत को लगातार गलत बता रही है। नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। आज पूरा देश मर्माहत है और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भी शोक संदेश स्वर्गीय अजीत परिवार के परिजनों तक पहुंचाया है और शोक व्यक्त किया है। ये भी प्रस्ताव आज में था और इस तरह की बात एक इतनी सीनियर लीडर को नहीं करनी चाहिए। एक सूबे की मुख्यमंत्री, हर जगह राजनीति जरूरी नहीं।
ठीक है सर। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ प्रस्ताव पास हुआ है? कई विशेष प्रस्ताव है। हमारे जो शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक हो चाहे उनके कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था हो, और सभी उसमें कर्मचारी यहाँ तक कि रसोईया तक को भी लिया गया कि उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कैशलेस किया जाए। ये हमारा बहुत बड़ा निर्णय रहा और सत्र हमारा 9 से चलेगा जो है। इसके लिए हमारे जो बजट सेशन है वो आएगा और तमाम विभागों के परिवहन के हों, चाहे हमारे कार्मिक के हों, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के हों, चाहे हमारे कई सेक्टरों के सभी प्रस्तावों को हम लोगों ने मतलब 1-2 प्रस्तावों के विचार के लिए भेज दिया गया, बाकी सब प्रस्ताव पारित। कई विशेष प्रस्ताव है। हमारे जो शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक हो चाहे उनके कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था हो, और सभी उसमें कर्मचारी यहाँ तक कि रसोईया तक को भी लिया गया कि उनकी चिकित्सा की। ये हमारा बहुत बड़ा निर्णय रहा और सत्र हमारा 9 से चलेगा जो है। उसके लिए हमारे जो बजट सेशन है वो आएगा और तमाम विभागों के परिवहन के हों, चाहे हमारे कार्मिक के हों, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के हों, चाहे हमारे कई सेक्टरों के वो सभी प्रस्तावों को हम लोग 1-2 प्रस्तावों पे विचार के लिए भेज दिया गया, बाकी सब प्रस्ताव पारित। लखनऊ से बड़ी खबर। यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध पर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात एक घटनाक्रम सामने आया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। रात करीब 2 बजे यूजीसी कानून के विरोध में कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा ने बसपा के स्वर्ण समाज से जुड़े नेताओं से सरकारी आवासों के बाहर पोस्टर लगाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा तथा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में यूजीसी कानून को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और पोस्टरों के जरिए आर्यन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार में शामिल स्वर्ण समाज के नेता यूजीसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश बसपा कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। आर्यन मिश्रा का कहना है कि वह यूजीसी कानून के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग करते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा आपके समाज का व्यक्ति हूं। साथियों, यूजीसी का जो बिल आया है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। जब इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार में बैठे सवर्ण समाज के मंत्री विधायक सो रहे हैं, तो आपका बेटा, आपका भाई आर्यन मिश्रा लखनऊ की सड़कों पर रात में 3 बजे भी संघर्ष कर रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के यहाँ, भाजपा कार्यालय पर और दिनेश प्रताप सिंह के यहाँ मैंने इस पोस्टर के माध्यम से ये सवाल किया है। मैंने उनके सरकारी आवास पे ये पोस्टर लगाया है। जब वो सुबह नींद से जागेंगे तो देखेंगे कि कैसे समाज संघर्ष कर रहा है। जो यूजीसी एक काला कानून लाया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार हैं। आपकी लाठियां होंगी, हमारा सर होगा, आपकी गोली होगी, हमारी छाती होगी। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती से लड़े हैं। जब हमारे बात हमारे समाज की आएगी, हमारे परिवार की आएगी, तो हम एक बार भी सोचेंगे नहीं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन यूजीसी को, मोदी सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा और जब तक वापस नहीं ले लेंगे ये संघर्ष, ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। देश भर में हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी। 23 जनवरी को नोटिफाई किए गए यूजीसी रेगुलेशन को कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान और यूजीसी एक्ट 1956
के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने विशेष रूप से रेगुलेशन 3C को स्पष्ट बताया और कहा है कि इसकी भाषा को संशोधित करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। नए रेगुलेशन के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करनी थी ताकि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों की शिकायतों का निवारण हो सके। हालांकि इस नियमावली ने सामान्य श्रेणी के छात्रों में व्यापक आलोचना पैदा कर दी और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बुधवार को छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि यह नियम समानता बढ़ाने के बजाय कैंपस में भेदभाव बढ़ावा दे सकता है और सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए यह बाध्यकारी प्रतिनिधित्व प्रावधान नहीं है। Today, the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much. पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो UGC गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको बंद करना है। आप अच्छा पिछले बार देखा है तो वक़्फ़ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी SIR में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। सर, इलेक्शन कमिश्नर ने ममता जी को टाइम दिया है मिलने के लिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? आई डोंट नो, आपको पास सुन रहे हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया है उसमें ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच बताया गया है। हम देखना होगा, देख के बोलेंगे।
किसी रोक पे आ गया ना वो। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने रोक लेना है। सर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ करें? न्यायालय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। चारों के जो भी उसके स्वागत होने चाहिए। न्यायपालिका ने जो भी आदेश किया उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपके सहयोगी दल ने इस कानून को लाया। नहीं, देखिए न्यायपालिका में जब भी होगा उस पर ट्रायल होगा। अभी रोक कर उसको खारिज थोड़ी किया। रोक और खारिज करने दोनों शब्द होते हैं। वर्तमान में जो समझ में आया रोक हुआ, फिर उसको किसी उसे सुधार के साथ वो खारिज थोड़ी किया। लगता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन की हम तो पहले भी कहे थे कि भाई कोई निर्दोष फंसे न और कोई दोषी बचे न, ये नियम होना चाहिए। ये तो मैं पहले से रहा। भाई हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई निर्दोष फंसे। आज के तमाम एक्टों का बड़ा उल्लंघन हुआ है। महिलाओं ने तमाम उत्पीड़न वो बाद में फर्जी हो जाता है। SC ST तमाम फर्जी लगे। तो ये सब चीजें हैं ना, हमको लगता है कि इस पर अपर कास्ट के बच्चों की भी सुरक्षा होनी चाहिए कि उनको कोई निर्दोष फंसा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली से बड़ी खबर। चर्चित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से जुड़े घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शासकीय कार्यवाही हित में आदेश जारी करते हुए अपर उप जिलाधिकारी राम जन्म यादव को प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट बरेली का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। राम जन्म यादव को यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के स्थान पर दी गई है, जिनका मामला बीते कुछ दिनों में लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार नगर क्षेत्र में जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए यहाँ त्वरित व्यवस्था की गई है। नई प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट के कानून व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगा लो अरविंद भैया, बहुत अच्छे हमारे भाई साइड से यार, ये मत करो यार, साइड से कर भाई। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो, मुंह छुप रहा है यार। अभी सब कर चुके हैं। अभी रोल रोल अरविंद भैया रोल। आपको डीएम साहब ने कहा था प्रभारी अतिरिक्त चार्ज दिया है, क्या है? नहीं, मैं इस जनपद में पहले से जो है पिछले 2 साल से जो है मैं SDM के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है प्रभारी अधिकारी जो है नगर मजिस्ट्रेट के रूप में भी मुझे नामित किया गया है। तो अग्रिम व्यवस्था होने तक मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। अभी आप अंदर गए, अलंकार जी से क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? नहीं, बातचीत कोई खास नहीं, उन्हें मतलब वो खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। आपके पुराने साथी रहे हैं? जी बिल्कुल साथी हैं हमारे, हम लोग हमारे अधिकारी रहे हैं भाई, कोई ऐसी वो बात नहीं है। अब उनका ये निजी मामला है। यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहाँ भी उनकी अपनी इच्छा होगी, जहाँ भी उनका प्लान होगा वहाँ जाएंगे। आपने प्रयास किया तो क्या बोले वो? नहीं, वो मतलब यहाँ से निकलने के लिए बताए कि निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? अब ये नहीं बताए, मतलब यहाँ से निकलेंगे। बातचीत में कुछ ऐसा लगा कि जो उन्होंने कदम उठाया है उससे कहीं कुछ नाराज या कुछ परेशान? नहीं, ये तो उनका, उस पर हम क्या टिप्पणी करें, ये तो उनका अपना निजी जो है मामला है। क्या इस्तीफा वापस करने के लिए कहा उन्होंने? नहीं, अब उनकी अपनी जो है अपनी इच्छा से उन्होंने अपना काम किया है, तो उसके लिए अच्छा ये माहौली के खिलाफ ही जांच गिरफ्तारी वगैरह भी अपने बड़ा फैसला लेते हैं आप। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा बाद में। उसके मतलब गिरफ्तारी दिया, जैसे अभी मान लिया है तो जिला बदर कार्रवाई का प्रावधान है सरकार की डिमांड। इस संबंध में देखा जाएगा आगे। तो अभी आप जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं अंदर? जी सर। हाँ। लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट और सरकार के कामकाज को लेकर तीखी आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री भले ही
देश में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की बात करते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ज़मीनी हकीकत और सरकारी दावों में साफ अंतर नज़र आता है। अखिलेश यादव ने नोएडा में एक टैंक कर्मचारी की मौत के मामले में भी सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीड़ित का परिवार प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से होने के बावजूद उससे किसी तरह की मदद क्यों नहीं मिली। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है और आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ? हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, ना रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के मेट्रो नहीं बनने दे रहे और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। 150 में घटना हुई थी, आप जहां पे मौजूद हो नोएडा में, एसआईटी टीम गठित की, लेकिन अभी तो रिपोर्ट नहीं दी गई, क्या? देखिए, बीजेपी के लोग बहुत होशियार हैं, हमसे आपसे भी ज्यादा होशियार हैं। आप जरूर चैनल चलाते होंगे, लेकिन वो देश चला रहे हैं। घटना किसकी वजह से हुई? और सवाल घटना का नहीं है, सवाल ये है कि वो बच्चा गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के पुलिस को और मदद को बुला रहा था और पुलिस क्यों नहीं पहुंची? अब वो गुजरात के थे, सुनने में आया प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री गुजरात के होने के बाद एक गुजराती बच्चे को नहीं बचा पाई सरकार। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को समय पर जानकारी के बाद पुलिस नहीं पहुंच पाई। घटना तो कहीं भी होगी, लेकिन उसके बाद पुलिस क्यों नहीं बचा रहे? सुनने में आया जो लोग पहले पहुंचे थे वो ठंडा पानी होने की वजह से बचाने के लिए नहीं आ गया है। ये सच आप लोग बेहतर समझते होंगे। अब बीजेपी ने मैनेज कर लिया है सब मामला, उस पर चर्चा ही नहीं होने देंगे वो लोग। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हुम्बल टीवी भारत।